नमस्ते सतावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेर ने अभी हाल ही में एरो इंडिया 2023 में अपने C390 मिलेनियम को प्रस्तुत किया था, जो कि एक मीडियम साइज ट्विन इंजन जेट पावर्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। साथ ही उन्होंने HAL के साथ इसे बनाने की बातचीत की थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों ही कंपनियां इस ट्रांसपोर्टर को स्थानीय स्तर पर भारत में बनाने के लिए बातचीत कर रही हैं और ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और अभी HAL को जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए एम्ब्रेर से एक फुल प्रपोजल मिलना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना जो दूसरे OEMs हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑफर पर भी विचार कर रही है और इंडियन एयरफोर्स, आप सब जानते हैं कि 2030 से अपने पुराने AN-32 परिवहन विमानों को बदलने के लिए 30 टन के पेलोड ले जाने वाले परिवहन विमानों की 40 से 80 यूनिटों को खरीदना चाहती है। खास बात यह है कि इसमें रशिया भी देश में स्थानीय रूप से अपने IL-276 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसे भारत में बनाने के लिए इच्छुक है। लेकिन अब तय समय बताएगा कि भारत किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को चुनता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 3 नोटम जारी किए हैं 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो 3 नोटम है इसमें मिसाइल टेस्ट की जाएगी, वो भी फ्रंटलाइन वॉरशिप से। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। भारत पहले ही ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू कर चुका है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है और अभी सभी मापदंडों को फिर से रिवैलिडेट यानी कि सत्यापित करने के लिए कई परीक्षण किए जाने की योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल 2021 में ही भारत और मालदीव में रणनीतिक नौसैनिक सुविधा के विकास और रखरखाव के लिए एक समझौते पर साइन किए थे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि कोस्ट गार्ड बेस के निर्माण में भारत के योगदान की वो प्रशंसा करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि यह हिंद महासागर द्वीप समूह की समुद्री सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि उथर तिला फुल्लू में प्रमुख नौसेना बेस को भारत से $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से विकसित किया गया है। दरअसल दोस्तों, मालदीव की जो कोस्ट गार्ड सर्विस है वो नेवल विंग के तौर पर काम करती है, क्योंकि मालदीव के पास अपनी व्यापक समुद्री सीमाओं पर गश्त करने के लिए नौसेना नहीं है और इस तरीके के जो अतिरिक्त कोस्ट गार्ड बेस तैयार होंगे मालदीव में, उससे मालदीव की समुद्री क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने मालदीव को समुद्री निगरानी विमान और गश्ती नौकाएं भी प्रदान की हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, गार्डनरी शिप बिल्डर ने घोषणा की है कि वो अब दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को 21 मार्च को लॉन्च करेगी, जिसे कि इंडियन नेवी को दिया जाएगा, जिससे कि भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सब सरफेस सर्विलांस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। दरअसल गार्डनरी शिप बिल्डर्स 8 इस तरीके के वेसल्स को तैयार कर रही है भारतीय नौसेना के लिए और बाकी के 8 शिप्स को कोचिन शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। दरअसल इंडियन नेवी का प्लान है कि वो 16 इस तरीके के वेसल्स को अपनी सर्विस में रखेगी 2026 से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की। दरअसल दोस्तों, मैं आपको डिफेंस अपडेट में ये बात बता चुका हूँ कि बोइंग ने कहा है कि वो अपने FA-18 का जो उत्पादन है उसे बंद करने वाली है, जिसे 2025 तक बंद कर दिया जाएगा अगर उन्हें भारत से कुछ नए ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो। यानी कि दोस्तों, बोइंग की नज़र भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदे जाने वाले 26 यूनिट्स की तरफ है। आपको मैं बता दूं कि वहीं कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को बना रहा है, जो कि FA-18 का सक्सेसर होगा और ये मैन्ड और अनमैन्ड वर्जन में ऑपरेट किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अमेरिका अपने 6th जनरेशन के FA-XS के शुरुआती चरण में पहुंच चुकी है और अमेरिकी नौसेना अतिरिक्त $1.53 बिलियन की बजट की भी मांग कर रही है ताकि इनका निर्माण किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका के इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट में नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फीचर्स होंगे, इसके अलावा सेंसर और रडार विद नेटवर्किंग, एडेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर्स, साथ ही साथ मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरीके से इसे ऑपरेट किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और जापान को लेकर आ रही है। दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा भारत आने वाले हैं और दोस्तों, जापान का विचार है कि वो भारत में डिफेंस सेक्टर में जॉइंट वेंचर तैयार कर सके, यानी कि वो भारत में दोस्तों जॉइंट वेंचर बनाने के लिए बातचीत कर रहा है, वो भी रक्षा के क्षेत्र में, जिसके तहत जो अत्याधुनिक हथियार सिस्टम्स हैं जिन्हें लोकली भारत में तैयार किया जाएगा, उन पर अब बातचीत होगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से भारत और जापान की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें बढ़ोतरी हुई है। दोनों ही देश अब एक साथ मिलकर मिलिट्री वेपन्स को बेचेंगे और यही दोस्तों, इसके अलावा आपको मालूम होगा कि भारत ने जापान से यूनिकॉर्न स्टेल्थ नेवल एंटीना खरीदने की भी बातचीत की है, जिन्हें भारतीय नौसेना अपने फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स में लगाएगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत जापान के साथ बातचीत कर रहा है P-75I सबमरीन प्रोग्राम के लिए, जिसके तहत
जापान की टैगाई क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन के लिए भारत बातचीत कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा जापान इस महीने से अपने एक्सपोर्ट रेगुलेटरी की भी घोषणा करने वाला है, जिससे कि जापान अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भारत और अन्य 11 देशों को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रिप्लेसमेंट की तलाश अब तेज हो गई है। दरअसल यूक्रेन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। पुतिन को हटाए जाने के पीछे युद्ध में उनकी असफलता बताई जा रही है। हालांकि पिछले साल जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब आसानी से ये बात कही जा रही थी कि रूस इसमें जीत हासिल कर लेगा, लेकिन पश्चिमी सैन्य सहायता की वजह से कीव को एक बड़ी बढ़त मिल रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा यह है कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। यानी यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के अगले राष्ट्रपति की दौड़ में व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पुतिन की जगह कौन लेगा और किसे नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कब्जे वाले मारियोपोल का दौरा किया। इस बात की जानकारी रशियन मीडिया की तरफ से दी गई। मारियोपोल पर मई 2022 में मॉस्को की सेना का कब्जा हो गया था। पुतिन ने हेलीकॉप्टर से इस जगह के लिए उड़ान भरी, फिर कार से शहर के कई जिलों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आपको मालूम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कोर्ट का मानना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन में किए गए अपराधों का आरोप पर्याप्त सबूत है। हालांकि दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस वारंट से व्लादिमीर पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 256 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और 96 की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 1450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान से ग्रीन कॉरिडोर के पहले चरण की आज आधारशिला रख दी गई है। उन्होंने बताया कि ये कॉरिडोर शहीद पथ और किसान पथ से जुड़ जाएगा, तो ये न्यू लखनऊ के लिए सेंट्रल कॉरिडोर की तरह काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लगातार उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इस बार फिर से उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में एक संदिग्ध अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को भी दागा था। लगातार दोस्तों, उत्तर कोरिया बार बार समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागकर दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं का जो सैन्य अभ्यास है, जिसे कि फ्रीडम शील्ड 2023 कहा गया है, उसे बाधित कर रहा है। उत्तर कोरिया के द्वारा दागी गई मिसाइल पर जापान कोस्ट गार्ड ने अनुमान लगाया है कि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नासा की पूर्व साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके डॉक्टर अनीता सेनगुप्ता ने कहा कि मंगल ग्रह पर रोवर को लैंड कराना सबसे डरावना और सबसे एक्साइटिंग पल था। आपको बता दें कि डॉक्टर अनीता ने नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की लैंडिंग के लिए पैराशूट मॉडल डेवलप किया था। डॉक्टर अनीता सेनगुप्ता ने कहा कि हमने ये कभी नहीं माना कि हम सौर मंडल में रहने वाले अकेले जीव हैं। बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी जीवन हो सकता है, क्योंकि वहां पर बर्फीले समुद्र हैं। हो सकता है कि एलियन जीवन वहां पर हो। शनि के चांद पर भी जीवन हो सकता है। जानते हैं दोस्तों आज के इतिहास के। दोस्तों, आज के ही दिन 1972 में भारत और बांग्लादेश ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। 2014 में आज के दिन ही रूस ने सेवास्तोपोल में यूक्रेनी नौसैनिक अड्डे पर कब्जा किया था। और आज ही के दिन दोस्तों, गुरु हरगोविंद सिंह, जो सिख गुरुओं में से छठे थे, उन्हें पहली सिख सेना को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय को सैन्य पहचान मिली। तो दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।